नया, ठीक है ना, बहुत पुराना हो गया। नेक्स्ट लिखो आप कैपेसिटर्स। हाँ नया चैप्टर, बिल्कुल। बस शांत हो जाओ प्लीज। नेक्स्ट लिखो आप कैपेसिटर्स, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक थ्योरीज हैं, पहले देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का कुछ काम मिला क्या तुमको? लिख गया ना कैपेसिटर? बात नहीं करो पीछे प्लीज। नेक्स्ट आप लिखो चैप्टर नेम कैपेसिटर्स। लिख गया सभी का? बोलो। चलो इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो आप कैपेसिटर। होता क्या पहले वो जानो आप। लिख गया सभी का? बोलो। चलो डिफाइन कर लो पहले, छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, ठीक है ना, कुछ दो लाइन की। बोले। लिखो। ए कैपेसिटर इज ए कैपेसिटर, ऐसे लिखो, ए कैपेसिटर और कंडेंसर, इसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। ए कैपेसिटर और कंडेंसर, CONDENSER, चाहे आप देखो कैपेसिटर बोलो या कंडेंसर बोलो, ठीक है। जो फैन में लगा हुआ था छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है ना। ए कैपेसिटर और कंडेंसर इज ए device, is a device which consists of which consists of which consists of two conductor two conductor two conductor separated by separated by separated by an insulator separated by an insulator or dielectric separated by an insulator or dielectric having opposite charges having opposite charges having opposite charges on which on which on which sufficient quantity of charge on which sufficient quantity of charge on which sufficient quantity of charge may be accommodated may be accommodated, यहां से कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है ना, मे बी एकोमोडेटेड, ठीक है इतना। बोलो। लाइन चेंज करके लिखो, नेक्स्ट और करके लिखो, और लिखो लिखो ऐसे लिख इसको आप ऐसे बोल सकते हो, लिखो आगे। और इट इज ए डिवाइस और इट इज ए डिवाइस it is a device which is used to store or it is a device which is used to store the electrical energy, ऐसे लिखो, it is used to store the energy in form of electric field by storing the charge, or it is a device which is used to store the energy in form of electric field by storing the charge, ठीक है, लिख गया। नेक्स्ट टाइम लिखो ऐसे लाइन करके, कंडेंसर्स आर यूज्ड, सॉरी, कंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक the capacitors, conductors are used to make the capacitors, ठीक है ना। सिंपल सिंपल डेफिनेशन से देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखा है ना, कहीं पर मिल सकता है देखने के लिए, तो आप लिख लो।
लिखा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लिख गया सभी का। देखो इसमें इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द it is the maximum value of electric field, it is the maximum value of electric field which can be tolerated, which can be tolerated, which can be tolerated by a medium, by a medium without discharge, sorry, without breakdown, which can be tolerated by a medium without breakdown. It is the maximum value of electric field which can be tolerated by a medium without breakdown. ठीक है ना, बोलो इतना क्लियर रहेगा। तो इसका मतलब भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब टाइप्स पढ़ेंगे जब पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर, ठीक है ना, वहां पे अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, बस ऐसे जानो कि अगर आपके पास कोई भी एक मीडियम हो, ठीक है ना, जैसे आपके पास कोई भी एक मीडियम है तो आप उसमें कितना मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब तक वह न टूटे, ब्रेक ना हो, मतलब अपने आयंस में, समझ पा रहे हो। जैसे आपके पास कोई मीडियम मान लो, देखो यहाँ पे कोई मीडियम हो मान लो आपके पास, वहां पे प्लस माइनस आयंस होते हैं ना, ऐसे करके एक प्लस होता है एक माइनस आयंस होता है, जैसे आप बोलते हो NaCl Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्स वैल्यू कितना रहे कि ये अपने आयंस में ब्रेक ना हो, समझ पाए ना, प्लस या माइनस में क्या हो, ब्रेक ना हो, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इतना क्लियर रहेगा, बोलो इतना क्लियर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो आप, कोरोना डिस्चार्ज, राइट डाउन, यहां से कॉपी कर लो, वाला कोरोना नहीं है, ठीक है ना। चलो लिखो कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज, इतना लिखा। इसमें लिखो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ, देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ, there is more possibility of leakage of charge, leakage of charge, leakage of charge from the sharp corners, there is more possibility of leakage of charge from the sharp SHARP corners, ठीक है ना। जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां से चार्ज लीकेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग एक टर्म क्या देते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। कहीं पर अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में लैंग्वेज मिल सकता है लिखा हुआ है, क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज, जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां चार्ज निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, चार्ज लीक होने की, उसी को आप बोलते हो कोरोना डिस्चार्ज। इतना डिफिनेशन क्लियर रहेगा ना, बोलो। पहला कैपेसिटर था, देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देन क्या बोलो, कोरोना डिस्चार्ज, मतलब शार्प एजेस से ज्यादा चार्ज लीक हो सकता है, ठीक है ना, उसी को आप बोलते हो कोरोना डिस्चार्ज। कितना क्लियर रहेगा, बोलो। चलो नेक्स्ट लिखो कैपेसिटेंस, नेक्स्ट लिखो आप कैपेसिटेंस, यही आपको निकालना है, ठीक है ना, चाहे आप कैपेसिटेंस लिख लो या आप लिख लो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यहां पे देखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लिखा है इतना, इसमें लिखो दो लाइन करके, लिखो इट शोज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, it shows the capacity of a conductor, it shows the capacity of a conductor to store, to store, to store the electrical energy, it shows the capacity, क्या लिखा था आपने,
हाँ, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख गया ना सभी का। यहां आप देखो, तो कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है ना, कोई भी अगर कंडक्टर है आपके पास ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, मीन्स उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा बोलो, ज्यादा आएगा। कम चार्ज स्टोर कर रहा है मीन्स क्या आएगा, कैपेसिटेंस कम आएगा। ठीक है ना, व्हाट इज कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर, समझ पाए ना। अगर आपके पास दो कंडक्टर हो, एक कंडक्टर में ज्यादा कैपेसिटी हो चार्ज स्टोर करने की, एक में क्या हो बोलो, कम स्टोर कर सकता हो, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी चार्ज स्टोर करने की, उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा बोलो, ज्यादा आएगा। इतना क्लियर रहेगा ना, फिजिकल मीनिंग ये है इसका कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। इतना क्लियर रहेगा ना, बोलो। ठीक है, अब ये अपने को तो निकालना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो इस लाइन करके, इफ लिखो करके, इफ इफ if a charge capital Q is given, if a charge capital Q is given to a isolated conductor, yes लिखो isolated conducting body, if a charge capital Q is given to a isolated conducting body, इतना लिखा, and its potential increases by V, its potential increases by V, इतना लिखा, increases by V, then अब ध्यान से देखो, ठीक है ना, इतना लिख गया ना सभी का। ठीक है, आपने क्या बोला कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, आइसोलेटेड मींस सिंगल बॉडी है, ठीक है ना, उसको आपने क्या किया है, कैपिटल के अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है, और आपने क्या बोला, उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया बोलो, V इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, V इंक्रीज हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो चार्ज हो जाएगा Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो, पोटेंशियल के। ठीक, इतना तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे एक कांस्टेंट सपोज दैट C आ गया, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, C हो गया। या आप बोल सकते हो कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो अपने से, Q बाई V हो गया। इतना क्लियर हुए। और जो आपके पास यही C आया हुआ है ना, क्या बोलो, तो यहाँ पे आपने C लिखा हुआ है, C एक कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा, ये कांस्टेंट है ना बोलो, और इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो कैपेसिटेंस, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। पहले सुनो दिन लिखना, फिर समझ पाए। तो व्हाट इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, चार्ज डिवाइड बाई कितना पोटेंशियल का इंक्रीज हुआ है, वह चार्ज देने से आपका, ठीक है ना। बाद में अगर आपके पास दो कंडक्टिंग बॉडी होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, समझ पाए। तो फार्मूला क्या है बोलो, चार्ज गिवन डिवाइड बाई पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ उस चार्ज से, समझ पाए ना, बोलो। ये हो गया, कितना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास ये क्या है, कोई एक क्वांटिटी हो गई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी साइन नोट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसकी जो ये साइन नोट होती है, आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने बोला हुआ ना कि C इज इक्वल टू Q बाई V, क्या बोला हुआ है, Q बाई V। तो इसकी SI यूनिट आप लिखोगे, चार्ज का होता है कूलॉम, होता है ना बोलो, चार्ज का कूलॉम लिख दिया आपने, और V का कितना होता है, वोल्ट, तो आप बोलोगे कूलॉम पर वोल्ट। डाउट है क्या इसमें, कूलॉम, Q मींस कूलॉम, V मींस वोल्ट, इतना क्लियर हुआ। और आप याद रखना, इसी कूलॉम पर वोल्ट को आप क्या बोलते हो, फैरड, क्या बोलते हो, फैरड, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूं कि 1 फैरड इज इक्वल टू होता है 1 कूलॉम डिवाइड बाई 1 वोल्ट, अभी याद रहेगा।
कुलाम पर वोल्ट को आप क्या बोलते हो? फेरेड बोलते हो। 1 फेरेड मींस क्या हुआ? 1 कुलाम का चार्ज डिवाइड बाई 1 वोल्ट का ये पोटेंशियल। इतना क्लियर है? बोलो। ये तो हो गई है SI यूनिट की बात, ठीक है ना। हम लोग अगेन इसको शॉर्ट फॉर्म कैपिटल F से लिखेंगे बार बार, ठीक है ना। कैपेसिटेंस हमेशा C से लिखेंगे। फेरेड कैसे लिखेंगे बोलो? ऐसे लिखेंगे, 1 फेरेड ऐसे लिखेंगे, 1 कुलाम अपान 1 वोल्ट। 1 भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म। कितना क्लियर हुए? ये तो हो गई SI यूनिट की बात। किसकी बोलो? SI की, ठीक है। अब हो सकता है कि सीजीएस में भी हमको पूछ ले, ठीक है ना। तो आप इसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बोलो अपने से? तो क्या अगर हम 1 फेरेड इज इक्वल टू, क्या हम लोग 1 कुलाम को सीजीएस में कर सकते हैं? बोलो। 1 कुलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, ठीक है ना। तो आप इसके प्लेस पे आप लिख लो 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो सीजीएस थी, ठीक है। इतना देखो नीचे लिखा हुआ है वोल्ट, क्या लिखा है? वोल्ट लिखा हुआ है। तो आप याद रखना कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाता है 1/300 स्टेट वोल्ट। नहीं याद है तो आप अभी याद रखोगे आप, हो सकता है कि मिल जाए लिखा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, कि सीजीएस क्या होता है। इतना क्लियर रहेगा? तो 1 कुलाम मींस 3 इंटू 10⁹ ESU। 1 वोल्ट मींस 1/300 स्टेट वोल्ट। याद रहेगा ना? नहीं याद है तो आप याद करना प्लीज, ठीक है ना। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, ठीक है। इतना अब देखो 300 ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना, तो 300 और ये 3 आप मल्टीप्लाई को 9 बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10⁻, बोलो अपने से, 11। कितना जाएगा? 10⁻11। तो ये ऐसे आप बोल सकते हो कि हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11, और इसको आप बोला करोगे स्टेट फेरेड। क्या बोलोगे? स्टेट फेरेड। समझ पाए? तो स्टेट फेरेड इज सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आप ये बोल सकते हो कि 1 फेरेड इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। याद रहेगा ना सभी को? बोलो। जैसे आप बोलते हो ना 1 कुलाम इज इक्वल टू इतना ESU, 1 वोल्ट इक्वल टू इतना स्टेट वोल्ट, वैसे ही 1 फेरेड इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। रिलेशन आप याद रखना, कहीं पे हो सकता है मिल जाए लिखा हुआ। डाउट है क्या किसी को? बोलो। तो कैपेसिटेंस को आप हमेशा C से दिखाना, फेरेड को हमेशा कैपिटल F से। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, समझ पाए इतना? बोलो। तो कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है? कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है मींस ज्यादा कैपेसिटेंस है, कम चार्ज स्टोर कर रहा है मींस कम कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है उसका बोलो? चार्ज डिवाइड बाई ये होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। अगर दो कंडक्टिंग बॉडी होगी बाद में तो हम लोग क्या करें, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इतना क्लियर रहेगा? बट होता कितना है? चार्ज अपान पोटेंशियल। ये हो गई उसकी यूनिट। इतना क्लियर रहेगा? बोलो। इतना क्लियर हुए? ठीक है। बस इसमें एक नोट लिख लो, फिर आगे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसे नोट लगा के लिखो इसमें, ऐसे करके ऐसे लिखो। ये लिखने के बाद पहले लिख लो इसको आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको पहले, लिखो नोट में, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द, या कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मीडियम। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड मीडियम, ठीक है। शेप, साइज एंड मीडियम लिख गया सभी का? बोलो। मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? उसकी शेप, साइज अगर आप चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है। कितना क्लियर रहेगा? और सराउंडिंग जो मीडियम है उसके भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा फिर बाद में आएगा। कितना क्लियर सभी को? बोलो। ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखो हेडिंग इसमें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। बहुत बेसिक बेसिक है, ठीक है ना, थोड़ी लिखनी पड़ेगी तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट लिखो आप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस।
ठीक है, बस यहाँ देख लो फिर लिखना मेंशन करना। तो आपने जैसे बोला कि शेप साइज और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द लाइक ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, या बोल सकते हो कि जैसे अरेंज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है अपने सिलेबस में 3 टाइप के पढ़ना है, ठीक है ना। कितने टाइप्स बोलो? 3 टाइप्स के, ठीक है। तो हम लोग जो पहला पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटेंस। पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, मत लिखो, लिखाऊंगा अभी। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे आज ही, वो होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। इसका निकालेंगे भी कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है। और हम लोग थर्ड पढ़ेंगे लास्ट में, वो पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही तीनों अपने सिलेबस में ना, क्लियर रहेगा ना। और ये होते क्या है और इनका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, हम लोगों को वही निकालना है। इतना क्लियर रहेगा? बोलो। तो ऐसे लिखो इसमें लाइन, ये हेडिंग लिखा सभी का, लिख गया। इसमें लिखो एक लाइन करके, फिर ये मेंशन कर लिखो, बेस्ड ऑन shape and arrangement, based on shape and arrangement, based on shape and arrangement of capacitor plate, based on shape and arrangement of capacitor plate, capacitors are capacitors are capacitors are capacitors are of following 3 types, ठीक है ना। प्लीज यहाँ पे कैपेसिटर लिखना, ठीक है ना, नॉट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कैपेसिटर का टाइप, कैपेसिटेंस का नहीं, समझ पाए ना। कैपेसिटेंस तो वो क्वांटिटी हो गई, समझ पाए। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास 3 शेप होंगे। पहला स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकंड क्या है बोलो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और थर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले आप तीनों का नेम मेंशन कर लो, फिर आते हैं एक एक करके। तीनों का नेम मेंशन कर लो प्लीज। यहाँ पे कैपेसिटर लिखना प्लीज, ठीक है ना, कैपेसिटेंस नहीं, वो तो क्वांटिटी है। तीनों मेंशन कर लिया आपने, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट हेडिंग, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। तीनों मेंशन करने के बाद आप फर्स्ट मेंशन करो स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, क्या होता है, वही सब अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट हेडिंग लिखो इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको भी निकालने के 2-3 तरीके हम लोग एक कोई सा फॉलो कर लेंगे, ठीक है। ये लिख गया सभी का, बोलो, लिख गया ना सभी का। अब यहां पे देखो होता है क्या है, फिर लिखना। मान लो आप बनाते कैसे हो, ठीक है ना, पहले वो सुन लो आप, ठीक है ना, फिर लिखना प्लीज, ठीक है। आपके पास कोई भी ये हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर हो सकता है या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, मीनिंग सेम रहेगा, क्लियर रहेगा ना। कैसे स्फेयर है बोलो, चाहे आप हॉलो स्फेयर बोलो या क्या बोलो, सॉलिड स्फेयर बोलो, इतना क्लियर है। बट कैसा है बोलो, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कैसा है, कंडक्टिंग है, ठीक है। मान लो कि इसका इनर रेडियस क्या है, R1 बोल दे रहे हम, इसकी इनर रेडियस कितना बोलो, R1 है, ठीक है इतना। और इसके एक इट इज कवर्ड बाई एक दूसरे स्फेरिकल सेल से, अगेन ये वाला भी कैसा बोलो, कंडक्टिंग है, हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी, बट कंडक्टिंग है, ठीक है। दोनों का सेंटर सेम है। हम इसकी रेडियस को सपोज दैट बोल दे रहे हैं R2, कितना बोलो रेडियस, R2, डाउट है क्या इतना। दोनों का सेंटर हम लोगों ने C लिया हुआ है, ठीक, इतना, कितना सेंटर बोलो, C लिया हुआ है, हाँ बिल्कुल। जो भी लेना दोनों सेम लेना, ठीक है ना। ऐसे मत करना कि एक खा लो एक वो कर लेना, ठीक है ना, फिर निकाल नहीं पाओगे आप, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। तो आइदर दोनों हॉलो स्फीयर है या कैसे हैं बोलो, सॉलिड स्फीयर है, क्लियर रहेगा ना, चाहे हॉलो या सॉलिड, ठीक है इतना। अब हमको क्या करना है, सिंपल हम लोग क्या करने, पहले सुन लो फिर लिखना मैं लिखवा दूंगा, इतना क्लियर हुआ। अब कैपेसिटर बनाते कैसे हो आप वो देखो आप, ठीक है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, जो आपके पास इनर स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, सॉरी R1 है, ठीक है इतना। तो हम क्या करेंगे, इस इनर स्फीयर को हम एक चार्ज दे रहे हैं, सपोज दैट प्लस क्यू का, कितने का बोलो, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे आप हॉलो लो या सॉलिड लो, पूरा का पूरा चार्ज कहां होता है, कंडक्टर के स्फीयर पे आ जाएगा। तो अगर आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, समझ पा रहे हो, प्लस क्यू चार्ज अगर दिया इस स्फीयर को, तो पूरा का पूरा चार्ज कहां हो जाएगा बोलो, इसकी सरफेस पे। तो आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो हमने बोल दिया कि इसकी सरफेस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू का। डाउट है क्या इसमें? हमने इनर स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर से, तो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला है बोलो, उसकी सरफेस पे आ जाएगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही थी, याद आया सभी को, पूरा का पूरा चार्ज कहां रिसाइड करता है, उसके सरफेस पे। इतना क्लियर हुआ? बोलो। अब देखना ध्यान से, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इंड्यूस्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट, याद है ना सभी को। तो अब आपने यहां पर चार्ज दिया, समझ पा रहे हो ना, यहां पे चार्ज दिया, यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, क्लियर रहेगा ना। आपने कहां चार्ज दिया, इनर स्फीयर को, तो पूरा का पूरा चार्ज कहां हो गया, उसकी सरफेस हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब याद करो, हम लोग एक पढ़ रहे थे वो कौन सा कॉन्सेप्ट, इंड्यूस चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, याद है ना सभी को। इंड्यूस चार्ज वाला है जिसको हम लोग बोल रहे थे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद है सभी को। तो अब अगर यहां पर प्लस क्यू है, ठीक है ना, तो यहां कितना जाएगा बोलो, इस सरफेस पे माइनस क्यू, ऊपर कितना जाएगा बोलो, प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो, आउटर स्फीयर पे चार्ज जीरो था ना, तो कितना है, जीरो ही है, समझना है भी, बोलो। इतना क्लियर हुए? डाउट है क्या इसमें? तो ये हो गया। अब हमको क्या करना, ये हमारा बन गया कैपेसिटर, क्या हो गया बोलो, ये कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। कई लोग क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना प्लीज, उसका फिर अलग से निकाल लेंगे बोलोगे तो आप। इतना क्लियर हुए? तो क्या हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। कितना क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस स्फेरिकल कैपेसिटर की हमको चाहिए कैपेसिटेंस, क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, जिसका रेडियस R1 एक R2 है। कितना क्लियर है? अब देखो ध्यान से, हम इसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा बोलो, चार्ज तो पता है कैपिटल क्यू का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो सेल हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। चार्ज अपान में क्या करते हैं बोलो, इंक्रीज इन पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे समझो आप, देखो ये वाली एक मान लो कि रेडियस है, तो अब इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो आप क्या करो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो दोनों बीच का, ठीक है ना। वो कैसे निकालो बोलो अपने से, सुन लो पहले फिर लिखना प्लीज, अभी मत लिखना कुछ भी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जा करके, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए हम लोग, ठीक है ना। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक सरफेस मान ले रहे हैं, सपोज दैट, पहले सुन लो प्लीज लिखना, फिर बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये मैंने एक सरफेस मान लिया, गॉसियन सरफेस जिसको हम बोलते हैं। कितना क्लियर हुए, बोलो। दोनों के बीच में है, लाइक इनर स्फीयर आउटर स्फीयर के बीच में मान लो कोई एक पॉइंट पी है, दिख रहा है पॉइंट पी, बोलो। इसके सेंटर से गए आर डिस्टेंस पे मैंने क्या मान लिया, कोई एक सरफेस मान लिया, यहाँ हमने कोई पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है। इतना क्लियर हुआ क्या, बोलो। इतना क्लियर हुआ? अब आप क्या करो, सिंपल सा गॉस लॉ अप्लाई करके फील्ड निकालो। क्या निकालो, फील्ड निकालो। तो गॉस लॉ क्या बोलता है बोलो, यही बोलता है ना, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड आएगा प्लस चार्ज का दूर, डीएस वेक्टर भी इस साइड आएगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, क्या डायरेक्टली कि ई डॉट डीएस इज इक्वल हो जाएगा ई एस के प्लेस पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस का इंटीग्रेशन मींस क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया। इतना क्लियर हुआ, बोलो। ये हो गया डिफिनीशन फ्लक्स की। और गॉस लॉ क्या बोलता है बोलो अपने से, ये फ्लक्स किसके इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बोलो, प्लस क्यू का चार्ज पूरा आ गया ना। तो किसके इक्वेट करोगे आप, क्यू, और डिवाइड कर दो आप एप्सिलॉन नॉट से। डाउट है क्या किसी को, बोलो। तो आप देखो आर डिस्टेंस पे जाकर के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, वो कितना हो गई, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको आप बोल सकते हो सिंपल सा के क्यू अपान आर स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो। इतना क्लियर हुआ सभी को? मैंने 1 अपान इसके प्लेस पे लिख दिया के, ठीक है इतना।
ये हो गई इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कहीं उन दोनों के बीच। इतना क्लियर हुए? बोलो अपने से, बोलो आप, अगर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं? बोलो कैसे निकालोगे? आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, पढ़ा हुआ था ना, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक है, ऐसे समझो आप, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इस वाले स्फीयर और इस वाले स्फीयर के बीच क्या निकाल रहे हैं? बोलो पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है इतना, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाले स्फीयर पे पोटेंशियल का डिफरेंस मान लो प्लस लिख दिए हुए हैं, इस पे क्या लिख दिए? बोलो माइनस लिख दिया हुआ है। ठीक इतना, बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब आपने बोला कि अगर हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। याद है क्या सभी को? सबको याद है फॉर्मूला है चीज? बोलो ठीक है, ई है कितना यहां? बोलो अपने से, सॉरी डीवी होता ना, तो डीवी इज इक्वल टू ई है कितना? बोलो के क्यू अपान आर स्क्वायर, है कि नहीं है ना, के अपान आर स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसे डी आर ले लिए और हम आर स्क्वायर यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक, अभी इतना क्लियर हुए? चलो समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, ए बी लिख दे रहे हैं। मान लो इनर स्फीयर का नाम ए रख दिए, आउटर वाले क्या लिख दे रहे हैं? बोलो बी लिख दे रहे हैं। अभी क्लियर रहोगे ना? ये वी ए वी कर दिए, ठीक है ना, वी ए मीन्स इनर स्फीयर, वी वी मीन्स आउटर स्फीयर। ठीक है इतना, अब हमको चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल सा दोनों को इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ठीक है इतना, मान लो हम निकाल रहे हैं इसका और इसका पोटेंशियल का डिफरेंस, तो आप क्या करोगे? बोलो यहां पर आप लिखोगे वी ए से लेकर के वी बी तक। ठीक है इतना, बोलो। और देखो ध्यान से, ये स्मॉल आर की वैल्यू कम से कम हो सकती है R1 और मैक्सिमम R2, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? बोलो R1 से लेकर के R2 तक। समझ पाए भी? बोलो कितना क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करो अपने से, तो ये हो जाएगा सिंपल सा VB माइनस VA हो जाएगा ना, और इज इक्वल टू KQ, और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान आर स्क्वायर? बोलो अपने से, माइनस 1 अपान आर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? बोलो r टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 करोगे, नीचे क्या आएगा? माइनस 2 प्लस 1 आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपान आर। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 अपान आर, और ये लिमिट पुट कर दो R1 से लेकर के R2। डाउट है क्या किसी को? बोलो, अब लिमिट यहां पे रख लो, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? बोलो, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू KQ, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपान R2 माइनस 1 अपान, सॉरी हो जाएगा प्लस 1 अपान R2। डाउट है क्या किसी को? आप कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है ना। हम लोगों ने लिखा यहाँ पे VB माइनस VA, आउटर वाले का इनर स्फीयर। ठीक है इतना, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू हो जाएगा KQ, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1, और नीचे क्या आएगा? बोलो R1 इंटू R2। डाउट है क्या किसी को? बोलो कितना क्लियर हुआ? ये आ गया आपके पास दोनों स्फीयर्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। डाउट है किसी को? कितना क्लियर हुए? बोलो, अब हमको चाहिए कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो चार्ज, ये कहां से आया? क्योंकि आर स्क्वायर ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा? बोलो r टू दी पावर माइनस 2 बन जाएगा ना, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है? r टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड में माइनस 2 प्लस 1। भूल गए क्या? इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? x की पावर n का, वो होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। याद आया? यहाँ पे r टू दी पावर माइनस 2 क्या लिखोगी? r टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, यही हो गया माइनस 1। समझ पाए अभी? बोलो माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1, और ये हो जाएगा r टू दी पावर माइनस 1, नीचे लाओगे माइनस 1। ठीक है इतना भी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। इतना क्लियर क्या सभी को? बोलो ठीक है, अब हमको चाहिए कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो C इज इक्वल टू होता है कितना चार्ज है उसमें, कितना चार्ज बोलो कैपिटल क्यों है, ठीक है ना, और कितना पोटेंशियल का इंक्रीज हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो आपने लिखा, आप डिवाइड कर दो VB माइनस VA से। ठीक है,
इसको आप डिवाइड करना, बोलो अपने से कितना आएगा। तो आई थिंक ये कट जाएगा, ठीक है। और क्यों क्यों कट जाएगा, तो ऐसे आप लिख लो एक स्टेप, क्यू अपान के क्यू, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है, डिवाइड बाई R1 R2, ठीक। इतना क्यों आप कैंसिल कर लो, ठीक है ना। और k की वैल्यू कितना होती है बोलो अपने से, k इज इक्वल कितना होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, c इज इक्वल टू, के ऊपर चल जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है ना, R2, और नीचे क्या जाएगा बोलो, R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, समझ पाए। व्हाट इज फॉर्मूला बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपान R2 माइनस R1, ठीक है, समझ पाए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी इससे आप मेंशन करते जाना प्लीज, ठीक है ना। बाद में जाके आप बोलते हो कि क्या क्या याद करना है, समझ पाए ना। पहला फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, चार्ज अपान पोटेंशियल का इंक्रीज, वही हमने लिखा हुआ है, चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल का इंक्रीज मींस कितना डिफरेंस आया इसके और इसके बीच, समझ पाए ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, याद रहेगा ना। और सुना ध्यान से इसी में फिर लिखना, अब अगर ये आउटर स्फीयर जो आपने लिया हुआ है बहुत लार्ज हो जाए, मतलब क्या हो जाए बोलो, बहुत लार्ज हो जाए, या बोल सकते हो कि इन्फिनिटी चला जाए, ठीक है ना। अगर मैंने क्या बोला कि अगर आउटर स्फीयर बहुत बहुत बड़ा हो जाए इन कंपैरिजन टू किसके, R1 के, तो क्या हम R1 को यहां से निगलेक्ट कर सकते हैं ना, बोलो। तो आप ऐसे बोलोगे देन C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R1 R2, और नीचे क्या बचेगा बोलो, R2 बचेगा, R1 को आपने जीरो कर दिया उसके कंपैरिजन में, ठीक है। देखो यहां से R2 कट जाएगा, तो जो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बचेगा सिर्फ। डाउट है क्या किसी को। और इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फीयर, क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है ना। तो आप समझ पाए ना, अगर आपके पास कोई एक ऐसा कैपेसिटर दिखे जहां पे क्या हो बोलो, केवल एक स्फीयर हो, उसका रेडियस R मेंशन हो, समझ पाए। एक कोई स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, R है, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे आप, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका रेडियस कर देना, ठीक है ना। और कोई एक ऐसा दिख रहा है कैपेसिटर जहां पे इनर ही मेंशन है, आउटर भी रेडियस की मेहनत, फिर क्या करना, यूज करना, समझ पाए, याद रहेगा ना। तो सिंगल कैपेसिटर का सिंपल है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका रेडियस, और इनर आउटर रेडियस का आप ऐसे निकालोगे। इतना क्लियर हुआ क्या। ये फॉर्मूला याद कर चलना है, ठीक है ना। कैपेसिटर सब सीजिए, ठीक है ना, कैपेसिटर और ये इलेक्ट्रोस्टैट इसी नंबर करना है अपने को, लिख गया। एक चीज आप अपने से बोलोगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब ये कहाँ की बात कर रहे हो आप बोलो, एरिया वैक्यूम की बात कर रहे हो, ठीक है ना। अब अगर मीडियम में हो जाए तो चेंज क्या हो जाएगा बोलो अपने से, हाँ अगर, हाँ बताओ, हाँ एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या हो जाएगा बोलो, ई, और इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट इंटू ई आर, याद रहेगा ना। तो अगर मीडियम में हो जाए उसको भी लिखना है आपको, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। ये लिख गया सभी का, इसको लिख लो पहले फिर आते हैं, हाँ बोलो, ठीक है, लिख लो इसको पहले फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये स्टेप, ये वाला, ये तो लिखा हुआ है डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स E डॉट डी एस, ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये होता है गॉस का नियम, उन्होंने बोला कि फ्लक्स बराबर होता है चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट, वही लिखा हुआ है। कितना चार्ज है इसके अंदर, कैपिटल क्यू है डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कल तो कराया था। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है पूरा,
कैपिटल क्यू, ठीक है ना, डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये गॉस का नियम है, ठीक है ना, कल तो रिवाइज किया था मैंने। मीडियम का अपने से मेंशन कर लो आप, ठीक है ना, लिख गया सभी का, बोलो। नेक्स्ट अपने से मेंशन कर लो प्लीज कि इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स आर फील्ड, इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ, चलो मान लो हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लो हम यहाँ स्मॉल, चलो वही लिख रहे हैं, ठीक है ना, ई आर से लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हो बोलो अपने से, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो, याद है ना सभी को, बोलो। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, दोनों फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे और ये R1 R2 बाकी सेम रहेगा, डिवाइड बाई R2 माइनस R1, ये देखो, ठीक है इतना। और सेकेंड वाला क्या बन जाएगा बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, समझ पाए। तो बस अगर मीडियम में हो गया तो जो रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा उस मीडियम का मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, सेम मीनिंग है, ठीक है ना, याद रहेगा, इसको आप ऐसे याद रखना प्लीज, याद रहेगा ना, ठीक है। ये वाला पहला फॉर्मूला है, ठीक है ना, इस चैप्टर का, इसको याद रखना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन लोग करेंगे भी, ठीक है ना, दोनों का यूज पड़ेगा, क्लियर रहेगा ना। ऐसे सिलेंडर का आएगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, फिर वैसे ही आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो सभी को आपको याद करना पड़ेगा। इसमें डाउट है क्या किसी को, बोलो। डिरिवेशन कर लोगे ना अपने से, फील्ड निकाल लो, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक बोलो, R1 से लेकर R2 तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना, वो जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस, और चार्ज से आपने डिवाइड कर दिया, बस वो आ गया रिलेशन, ठीक है। अगर मीडियम में रख दिया तो क्या किया आपने, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी मीडियम का ये कांस्टेंट गिवन रहेगा या रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, हो गया ना सभी का। चलो आप एक काम करो, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, निकालो कितना आएगा, अर्थ को आप स्फीयर मान लो, ठीक है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर मान लो, तो आप लिखो इसमें निकालो, फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, बोलो कितना आएगा, फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, बोलना कितना आएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं मैं, लिखो फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, निकालो कितना आएगा, लिख गया ना सभी का, जल्दी लिखो, करो सब लोग अपने से, फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, बोलो कितना आएगा। अर्थ को आप एक कैपेसिटर मान लो, ठीक है ना, कैसा कैपेसिटर बोलो, स्फेरिकल कैपेसिटर, फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, बोलो कितना आएगा, ये हो गया सभी का, लिख गया, ठीक है। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, सब लोग अपने से करेंगे प्लीज, बोलो, पुट, रुक जाओ चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। माइक्रोफेरेड में आप बोलो कितना आएगा, माइक्रोफेरेड में बोलना कितना आएगा, हाँ तुम क्या बोल रही हो बोलो। अर्थ को आप एक स्फीयर मान लो, कैसा स्फीयर, एक सिंगल स्फीयर, ठीक है, सिंगल स्फीयर का कितना होता है कैपेसिटेंस, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, आया किसी का, बोलो,
है किसी का? अरे भाई एक स्फीयर मान लो अर्थ को अपनी, छोटा स्फीयर मान लो। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आ गया। चलो यहां देख लो, कोई नहीं, ठीक है ना। देखो ऐसे समझो आप, आपके पास ये अर्थ है, ठीक है ना। इसी का आपको चाहिए क्या, बोलो, कैपेसिटेंस चाहिए इसका, ठीक है ना। तो मान लो चलो इसका रेडियस ये होगा, कुछ होगा इसका रेडियस। इसका रेडियस होता कितना, बोलो अपने से, 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आपने बोला कि जो इसका रेडियस होता है अर्थ का, वो होता है 6400 किलोमीटर। या बोल सकते हो आप कितना मीटर होता है ना, बोलो। 6400 किलोमीटर बोल लो, या 6400 10 पावर 3 मीटर, ये होता है फिक्स इसकी वैल्यू तो, ठीक है। इतना आपको चाहिए कैपेसिटेंस, क्या चाहिए बोलो, कैपेसिटेंस। उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस, इन होता है, बोलो ये होता है ना। अगर आपके पास कहीं पर हो एक आइसोलेटेड, तो क्या होता है, ये होता है एक स्फेरिकल, ठीक है। तो हाँ, C इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये लिखा है ऊपर, ठीक है ना। आपने याद किया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है, 9 × 10 पावर 9, ठीक है। तो क्या इसकी वैल्यू आप नीचे लिखोगे ना, बोलो 9 × 10 पावर 9, ये ना लिखोगे, उसका रेसिप्रोकल है। और रेडियस ऑफ अर्थ के प्लेस पे आप लिख दो 6400 इंटू 10⁻³ डाउट है क्या किसी को? इसको आप सिंप्लीफाई करना, ये 5 हो जाएगा, नो 9 - 3 - 9 6 हो जाएगा, ठीक। इसको आप डिवाइड करना, तो C इज इक्वल टू 711 10⁻⁻6 फैरड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। या इसी को आप बोल सकते हो 711 माइक्रोफैरड। डाउट है क्या किसी को, बोलो, यही आएगा आई थिंक, ठीक है ना। 711 फैरड या इतना माइक्रोफैरड। चलो नेक्स्ट अपने सब लोग करेंगे, ठीक है ना। समझ पाए ना, सिंगल स्फेयर रहे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका रेडियस, दैट्स इट, याद रहेगा ना। डाउट है क्या इसमें? रेडियस पता है आपको, इसकी वैल्यू पता है, आप मल्टीप्लाई कर दो, डाउट है क्या इसमें? हाँ बोलो। ई आर, ई आर कब आएगा, बोलो कब आएगा, जब मीडियम हो, ठीक है ना। उस मीडियम का दिया रहेगा जिस मीडियम में रखोगे, ठीक, क्लियर रहेगा ना। चलो नेक्स्ट लिखो, एक अपने से करो, यही डिफिनीशन ही है सिंपल सा। लिखो इसमें द स्ट्रेटोस्फेयर, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक, द स्ट्रेटोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, लिखा इतना, STRATO, द स्ट्रेटोस्फेयर, STRATO, द स्ट्रेटोस्फेयर, लिखा, acts as a, the स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, acts as a, acts as a, कितना लिखा, acts as a conducting layer for the earth, the stratosphere acts as a conducting layer for the earth, इतना लिखा। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, if the stratosphere, if the stratosphere, if the stratosphere extends, if the stratosphere extends beyond 50 किलोमीटर, 50 बियॉन्ड 50 किलोमीटर, 50 km, कितना लिख गया सभी का, फुल स्टॉप, इसने आगे लिखो इसमें 50 km
from the surface of the earth. If the stratosphere extends beyond 50 kilometer from the surface of the earth, लिखा इतना, then calculate the calculate the capacitance of spherical capacitor, formed between stratosphere and earth surface समझ पाया क्वेश्चन? कैलकुलेट करो, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर बन रहा है, एक अर्थ की सरफेस और जो स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है ना 50 किलोमीटर ऊपर वाली, उन दोनों के बीच में बन रहा है। जैसे हम लोग लिए थे ना ऐसे करके दो स्फेयर, याद करो, ऐसे ही समझ पाए ना? अभी करो, कितना आएगा? इसमें डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट करो अपने से, बोलना कितना आएगा, ठीक है, अगर आ जाए तो। जो करेक्ट आंसर आ रहा है ना यहाँ पे, वो आ रहा है 0.092 फैरेड। मैच करो, ये है ना 0.092 फैरेड, ये करेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी अपने से कर लो। आ रहा ना सही, एग्जैक्ट ही आएगा। बाकी करो सब लोग अपने से। समझ पाए ना कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बोलो। वो सेकेंड वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपान R2 माइनस R1। सिंपल डिफिनीशन है ना उसकी। अगर एक स्फेयर हो गया तो ये अप्लाई कर लो, दो स्फेयर हो गया तो दूसरा वाला अप्लाई कर लो, ये सिखाया हुआ था मैंने। (0.092 फैरेड ये आएगा करेक्ट, ठीक है। सब कहा गया ना? बोलो। कोई लोग आंसर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? देखो यहां पर आपके पास मान लो ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, इन होता है, बोलो। ये रही अर्थ, इसका रेडियस 6400 किलोमीटर, इतना क्लियर था ना? और आपने बोला कि एक स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, ठीक है ना? तो मान लो कि ये अर्थ की सरफेस है, ये सेंटर था इसका, इतना डिस्टेंस तो आपने बोला 6400 km है इसका रेडियस, प्लस 50 km तक ये गया हुआ है, यही ना है? बोलो अपने से। ये हो गया अर्थ, ये है अर्थ, और ये आपने बोला ये है स्ट्रेटो स्फेयर। डाउट है क्या इसमें? ये ना है, बोलो। तो यहाँ पे दो स्फेयर आपको दिख रहे हैं, एक रेडियस वाला स्फेयर, सॉरी एक अर्थ है स्फेयर, एक ये बन रहा है, ठीक है इतना। तो आप क्या बोल सकते हो क्या कि R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6400 किलोमीटर। डाउट है क्या किसी को? बोलो। अंदर वाली रेडियस ये वाली हो गई R1, ठीक है इतना। R2 कितना लिखोगे? बोलो। 64 तो ये है प्लस 50 ये कितना हो गया? R2 6400 प्लस 50। तो आप क्या R2 इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे ना 6400 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, यही ना है? बोलो। इसको आप ऐड करना तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 6450 किलोमीटर। डाउट है क्या किसी को? बोलो। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है ना? दोनों को आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, क्योंकि अपने को चाहिए SI में चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 6400 10⁻³ मीटर। डाउट है क्या किसी को? बोलो। और इसको आप कन्वर्ट करो मीटर में तो अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6450
10⁻³ मीटर। डाउट है क्या किसी को? ये हो गया R1 R2, ठीक है इतना। अब मैंने बोला हुआ था कि जब आपके पास कैपेसिटर दो स्फीयर से बनता है, मतलब एक इनर स्फीयर हो, क्या बोलो, आउटर स्फीयर हो, तो वहां पर फॉर्मूला क्या यूज करते हो बोलो अपने से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई किससे करते हो बोलो, R2 माइनस R1 से। ये नहीं करते हो बोलो, यही करते हो ना, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 1/9 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, नीचे आपने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 9 10⁻9। डाउट है क्या इसमें किसी को? इनटू, अब देखो ऊपर क्या बचेगा, R1 R2 कितना है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। R1 R2 मल्टीप्लाइड करना, तो 6450 इंटू 10⁻6 बन गया। डाउट है क्या किसी को? ये R1 R2 मल्टीप्लाई करना, 3 मिलके 6 हो गया, ठीक इतना। देखो नीचे क्या लिखा बोलो अपने से, R2 माइनस R1 लिखा हुआ है, दिस माइनस दिस करोगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा ना, 50 और 10⁻3, तो आप लिख सकते हो कि 50 इंटू 10⁻3। डाउट है क्या किसी को? बोलो। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो अपने से, ठीक है, पावर पूरी एडजस्ट कर लो आप, ठीक है, करो कितना आएगा, ठीक है। मैंने जो किया हुआ है उसमें आया हुआ है 0.092, ठीक है ना, कर लो, फिर बोलना कितना आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करना, 0.092 फैरेड आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना। अपने से कैलकुलेट कर लो, प्लीज फॉर्मूला मैंने लिख दिया हुआ है, अपने से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। R1 R2 वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आ जाएगा आंसर। करके बोलना मैच कर रहा क्या सभी का? बोलो, एक और पढ़ लो फिर फ्री हो जाओगे, ठीक है। ये हो गया सभी का, बोलो। डाउट है क्या इसमें फॉर्मूले में? तो केवल अगर एक स्फीयर रहेगा उसका कैसे निकालो कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो रेडियस। अगर मीडियम में रखा हुआ क्या दिया रहेगा, उसका मीडियम का परमिटिविटी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है ना, वैक्यूम वाला तो ये हो गया। और अगर दो स्फीयर से बन रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करना, समझ पाए ना। अगर मान लो यहां पर भी दिया हुआ है कि ये रखा हुआ है कहीं पर किसी मीडियम में, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिंपल डेफिनेशन है किसकी, स्फेरिकल कैपेसिटर की। इतना क्लियर सभी को? बोलो, हो गया सभी का, लिख गया ना वाला, ठीक है ना। डाउट करना है कि और पढ़ना है बोलो, अभी 1 आवर है अपने पास टाइम। डाउट करना है कि भी और पढ़ लें एक कैपेसिटेंस, बोलो। चलो तो नेक्स्ट देख लो फिर, ठीक है ना, होनी बच जाएगा आधे घंटे, फिर भी कर लेंगे, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिंपल है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या कर रहे हो भाई? चलो यहां देखो, नेक्स्ट लिखो आप, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, आराम से देख लो फिर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बस यहां पे देख लो होता कैसे, बस ठीक है। देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे वहां पे आपने बोला स्फेरिकल कैपेसिटर था, यहाँ पे क्या है बोलो, सिलेंड्रिकल है। तो आप क्या करो, सिंपल सा दो सिलेंडर लो ऐसे करके, अगेन कंडक्टिंग सिलेंडर्स हैं, हॉलो हो सकते हैं और कैसे सॉलिड हो सकते हैं, क्लियर रहेगा ना, ठीक है ना। तो आपने दो कंडक्टिंग सिलेंडर लिया, वहां पे आप बोल रहे थे कोसेंट्रिक सिलेंडर्स, यहां पे क्या बोलोगे आप, कोएक्सियल सिलेंडर, क्या बोलोगे आप, कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स, आइदर सॉलिड या हॉलो, कोई भी हो सकता है, ठीक है इतना। ये मान लो इसका एक्सिस है, ठीक है इतना। हमने इसकी रेडियस को सपोज मान लिया हुआ है, मान ए क्या बोलो इसका, इनर रेडियस, R1 R2 ही बोल सकते हैं अगर चाहोगे आप, तो हमने ये बोल दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो R1 लिख ले रहे हैं, कोई नहीं,
ये मत लिखो, R1 लिख लो, ठीक है इतना। बोलो अब क्या करो, एक आउटर स्फीयर लो, सॉरी आउटर सिलेंडर लो आप, कोएक्सियल सिलेंडर से लेना है आपको, मतलब उसका एक्सिस सेम रखना है। ये आपने कोई आउटर सिलेंडर बनाया, ये हो गया आउटर सिलेंडर। हम आउटर रेडियस बोल दे रहे हैं, सपोज दैट कितना है बोलो, R2 है, मतलब यहां से यहां तक पूरे रेडियस, ठीक है ना। ये पूरी रेडियस कितना है, R2। इतना डाउट है क्या किसी को, बोलो डाउट है क्या किसी को। हमने दो सिलेंडर लिया, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, कोएक्सियल सिलेंडर, मतलब उनकी एक्सिस क्या बोलो, सेम है। इतना क्लियर हुए। फिर क्या करना है, अगेन इसकी हमको चाहिए कैपेसिटेंस, पहले डेरिवेशन कर रहे हैं, फिर चाहिए आपको उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है इतना। अब देखो हम अगेन क्या कर रहे हैं, मान लो इस इनर सिलेंडर को अगर हमने चार्ज दिया प्लस क्यू का, कितना ये बोलो, प्लस क्यू का, पूरा का पूरा चार्ज कहां पर जाएगा बोलो, उसकी सरफेस चला आएगा। तुम आपने बोला कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, तो यहां कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, यहां कितना आएगा बोलो, प्लस क्यू। डाउट है क्या किसी को, बोलो कितना क्लियर हुए। अब ध्यान सुनना, अब अगर हम इससे आर डिस्टेंस पे, मान लो अगर यहां पे कोई एक पॉइंट पी माने सपोज दैट, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, बोलो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने बोलो। ये मान लो कि आपके पास ना बहुत लार्ज सिलेंडर्स हैं, ठीक है ना, मतलब लार्ज आप कैसे क्यों बोल रहे हो, कि सपोज दैट अगर इसकी आप लेंथ एल बोल रहे हो ना, ऐसे बोलो आप, अगर मान लो इसकी लेंथ एल है जो, ठीक है ना, एल क्या है, बहुत बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू दोनों के सिलेंडर के, समझ पाए ना। तो आप लार्ज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बहुत बड़ा सिलेंडर, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एल क्या है, बहुत बहुत बड़ा है, R1 से भी और R2 से भी, ये मानकर ही आपको चलना होता है, ठीक है ना, जंक्शन साइन, समझ पाए। बिल्कुल हाँ, लेंथ सेम है, बट जो उनकी रेडियस है ना, उनके कंपैरिजन में दोनों की लेंथ बड़ी है, समझ पा रहे हो ना, रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत बड़ी है, बोल सकते हैं कि बहुत लॉन्ग वो है सिलेंडर, बहुत बड़ा है, ठीक है इतना। अपने से बोलो आप, अगर हम मान लो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा दे दें आपको, सॉरी लेमडा बोल दें, ठीक है, तो अपने से बोलो आप, आर डिस्टेंस पे जा करके इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो क्या, बोलो नो, लैम्डा टर्म बोलो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद आया सभी फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है ना, भूल गए क्या, कितना बोलो, हाँ ठीक है, तो के की वैल्यू पुट करना आप, वो कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे ऊपर दे, ठीक है ना। तो जो इज इक्वल टू आएगा इस किसी रीजन, मतलब दोनों के बीच आर डिस्टेंस पे, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं ऐसे, 2k लैम्डा अपान आर, यही आया था ना, बोलो ये आया था क्या। और अगर आप k की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा सिंपल सा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नहीं आता तो आप याद करना, ठीक है ना, पीछे लिखा हुआ है, इतना क्लियर रहेगा ना। बोलो, लिखा हुआ है एक लॉन्ग उसका पूरा, डेरिवेशन भी किया हम लोग इनफैक्ट, ठीक है ना, लॉन्ग वायर का पूरा, यहाँ सभी को, ठीक है। अब आप क्या करो, अगेन आपको चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है, तो अगेन क्या करो आप, dv इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, ई और डी आर करोगे, ठीक है। ई की वैल्यू तो हो गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू मान लो डी आर, डी आर मतलब आपने छोटा सा यहाँ पे मतलब डिस्प्लेस किया रहा होगा, ठीक, ये नहीं करोगे, बोलो ठीक है। तो अब इसको आप इंटीग्रेट करो, कहां से कहां करोगे बोलो, इनर रेडियस R1 से आउटर रेडियस R2 तक, तो आप इसको इंटीग्रेट करो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और ये हो जाएगा डी आर, इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, सॉरी आर भी है ना, ठीक है, तो डी आर अपॉन आर। डाउट है क्या किसी को, ये हो जाएगा दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस मींस दोनों सिलेंडर के बीच पोटेंशियल, ठीक है इतना। अब देखो यहां पे लिखा है 1/r, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/r, लॉग ऑफ आर बेसी, ठीक है, तो हो जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस dv इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर
और ये लिमिट तो रहेगी, ये बन जाएगा ln r, लिमिट लगाओ आप r1 से लेकर के r2 तक। डाउट है क्या किसी को? एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और ये बन जाएगा ln r2 माइनस ln r1, बनेगा ना, बोला यही, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है log ऑफ a माइनस log ऑफ b बेसिस में, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dv इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा ln r2 बाई r1। डाउट है क्या किसी को? इतना क्लियर हुए? बोलो, डाउट है क्या किसी को? दिस माइनस दिस ये हो जाएगा, ठीक है। इतना देखो, ये होगा पोटेंशियल का डिफरेंस। हमको चाहिए क्या? कैपेसिटेंस चाहिए। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो अपने से। सी इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल का डिफरेंस, ये होता है ना। तो चार्ज कितना दिया आपने, बोलो, प्लस क्यू का पोटेंशियल का डिफरेंस देखो ये आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकाल ले रहे हैं ना, हम लोग पहले ऐसे निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से सुन लो, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है ना। हम पहले निकाल ले रहे हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि बाद में आता है ये निकालने के लिए, ठीक है ना। कैपेसिटेंस पर यूनिट क्या निकाल रहे हैं, बोलो, लेंथ। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सी बाई एल। सी क्या होता है, क्यू बाई पोटेंशियल का डिफरेंस इनटू एल। डाउट है क्या किसी को? सी के प्लेस पे क्या हो गया, बोलो, क्यू अपान वी, और हम निकाल के आ रहे हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। मैंने एल से डिवाइड कर दिया। डाउट कर रहे हो क्या इसमें? चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, डाउट मत करो प्लीज यार, ठीक है ना। सी निकालो, आप क्या लिखोगे, क्यू अपान डीवी लिखोगे ऐसे, चार्ज अपान पोटेंशियल का डिफरेंस। कितना है चार्ज, बोलो, कैपिटल क्यू का चार्ज है, कितना है पोटेंशियल का डिफरेंस, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिखा आपने ln r2 बाई r1। डाउट है क्या किसी को इसमें, बोलो। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल का डिफरेंस या इंक्रीज इन पोटेंशियल, आपने निकाला हुआ था, वही आपने पुट कर दिया, ठीक है इतना। और देखो ध्यान से, तो इसको आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू क्यू अपान लैम्डा, और ये ऊपर चल जाएगा पूरा आई थिंक, ठीक है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान लैम्डा, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, ln r2 बाई r1। डाउट है क्या किसी को, बोलो, इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है चार्ज अपान, ये आपने ऐसे पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि आप जानते हो कि लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज अपान लेंथ, ये होता है ना। तो क्या हम क्यू अपान लैम्डा के प्लेस पे एल लिख सकते हैं ना, बोलो। तो देखो यहां से, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, और नीचे क्या हो जाएगा, ln r2 बाई r1। उठे किसी को इसमें? ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है ना। अब अगर कोई बोले कि फाइंड आउट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो क्या करना, आप एल से डिवाइड कर देना। तो अगर आपसे बोलते हैं अगर हम कि फाइंड आउट कैपेसिटेंस, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सी बाई एल, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हो जाएगा ln r2 बाई r1। ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मींस एल से आप डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलोगे ना। अगर मीडियम होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो अगेन, वहां एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कर देना किससे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम से, ये रिलेटिव परमिटिविटी आप बोल सकते हो, गिवन रहेगा। लिख गया ना सभी का? डाउट है क्या इसमें? मीडियम का अपने से मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है। इसका आप एक क्वेश्चन लिख लो ताकि डाउट ना रहे, ठीक है ना, अपने घर का, ठीक है ना, मैं नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन लिख लो, इस वाले का खुद से घर से करके आओगे। हो गया सभी का? लिख गया ना, ठीक है।
ये क्वेश्चन नोट कर लो, घर्ष करके आना खुद से इस चैप्टर का, ठीक है। लिखो ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, लिखो ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज टू कोएक्सियल cylinders. A cylindrical capacitor has two coaxial cylinders, two coaxial cylinders of length 15 centimeter, of length 15 centimeter, इतना लिख गया 15, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर इतना लिखा, एंड रेडियस, एंड ऐसे लिखो, एंड रेडाई लिखो, ठीक है ना, एक में ही कर लेंगे, RADII लिखो आप, रेडाई 1.5 सेंटीमीटर, हाँ 1.5 सेंटीमीटर, एंड रेडाई 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, द आउटर स्फीयर इज, सॉरी आउटर सिलेंडर इज अर्थड, द आउटर सिलेंडर इज अर्थड and inner cylinder is given a charge of 3.5 microcoulomb, and inner cylinder given a charge of 3.5 माइक्रोकूलम, इतना लिखा। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, ठीक है। यहां देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं अभी से, सुन लो पहले, लिख गया सभी का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि आउटर सिलेंडर अर्थ कर दिया, ठीक है ना, उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना, अगर इसको आप अर्थ भी कर दोगे ना, अगर आपने इसको अर्थिंग भी कर दिया, ठीक है ना, तब भी क्या रहेगा, सेम ही आएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो आउटर सिलेंडर अर्थ करो फर्क नहीं पड़ता, उसको क्लियर रहेगा ना, कितना आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, ऐसे ही आप निकालोगे, समझ पाए ना। तो अर्थिंग का सिर्फ मतलब ये है कि पूरा का पूरा चार्ज वाला चला जाएगा ग्राउंड में, समझ पाए, क्लियर ना, ठीक है। तो अभी करो, घर्ष करके आओगे, घर्ष करके आना, ठीक है ना। चलो इतना ही करते हैं आज बस।